प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक का पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप यदि अच्छे से वीडियो को देखेंगे और थोड़ा किताब पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग शुरू करते हैं कि सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग शब्द से क्या तात्पर्य है। तो जब किसी शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। और हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र का मूल मंत्र ही है सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले दो देशों, पहला देश है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका, दो देशों के समाज का अध्ययन करेंगे और पाएंगे कि एक देश ने सत्ता की साझेदारी की तो उसको अच्छे परिणाम मिले तो क्या मिले, और एक देश ने सत्ता की साझेदारी नहीं की तो उसके बुरे परिणाम मिले तो क्या मिले। और इसके बाद हम लोग सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है यह भी पढ़ेंगे और सत्ता की साझेदारी के कितने रूप होते हैं यह भी जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और आपके देश भारत के हरियाणा प्रांत से भी छोटा है और इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। तो इस छोटे से देश के समाज की जाति बुनावट देखते हैं हम लोग कि जाति बुनावट कैसी है। देश की कुल आबादी, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से समाज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देश की आबादी का 59% यानी लगभग 60% फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ये डच बोलते हैं 59% लोग, तो 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग जो है जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो जाति बुनावट है इसकी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नक्शा भी आपको दिया गया है, इस नक्शे को आप ध्यान से देख लीजिए। ये बेल्जियम का नक्शा है, ये पूरा का पूरा, और ये ब्रुसेल्स जो है कि राजधानी दिखाया गया है। वेलोन जो है कि ये जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उनको दिखाया गया है। फ्लेमिश ये पीले रंग से दिखाया गया है और जर्मन भाषी लोग जो है थोड़े हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। तो आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं फ्रेंच भाषी वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं।
बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले जो डच भाषी लोग थे, जिनकी संख्या ज़्यादा थी, वो इस स्थिति से नाराज थे। किस स्थिति से? कि फ्रेंच भाषी लोग हमसे ज़्यादा समृद्ध हैं और हमसे ज़्यादा सुखी हैं। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों में तनाव बढ़ने लगा और इन दोनों समूहों के तनाव का यानी टकराव का सबसे ज़्यादा असर जो है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी थी, वहाँ दिखा। तो यह एक विशेष प्रकार की समस्या थी कि ज़्यादा संख्या में जो लोग थे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और जो कम संख्या में लोग थे फ्रेंच, वो आर्थिक रूप से संपन्न थे, सशक्त थे। अब आइए हम लोग दूसरे देश का उदाहरण देखते हैं, श्रीलंका का। श्रीलंका के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं, यह एक द्वीपीय देश है। तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ की आबादी लगभग आपके हरियाणा राज्य के बराबर है, 2 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। और दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग रहते हैं। अब इसको आपको समझना है कि किन किन जाति समूहों के लोग यहाँ रहते हैं। तो सबसे प्रमुख यहाँ पर जो सामाजिक समूह है वो है सिंहलियों का। ये सिंहलियों का है। इनकी आबादी कुल जनसंख्या में 74% है। फिर इसके बाद नंबर आता है तमिलों का। तमिलों का नंबर आता है, इनकी आबादी जो है देश की आबादी का 18% है। अब जो तमिल हैं इसमें भी 2 समूह हैं, एक श्रीलंकाई समूह है और दूसरा जो है भारतीय तमिल हैं, जो कि वहाँ पर अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे, उन्हीं लोगों की संतान है। तो आप देखेंगे कि अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं तो कुछ मुसलमान हैं। फिर इसके बाद श्रीलंका की आबादी में आप देखेंगे कि ईसाई लोगों का भी हिस्सा है, 7% ईसाई हैं और ये दोनों भाषा बोलते हैं, सिंहली और तमिल। अब आप आइए और देखिए कि बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था कि इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर यानी बेल्जियम की राजधानी में दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका के केस में देखिए कि श्रीलंका में सिंहली लोग बहुमत में थे, नहीं ज़्यादा संख्या में लोग थे और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि वास्तव में क्या हुआ। अब आइए कुछ शब्दावली भी आपको दी गई है, उसको भी साथ साथ समझते चलते हैं। एथनिक या जातीय, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि परिणाम क्या निकला, यानी दोनों देशों ने, बेल्जियम ने और श्रीलंका ने सत्ता में साझेदारी को किस तरह से लिया और उसके क्या परिणाम
निकले। तो सबसे पहले हम लोग श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को देखते हैं। बहुसंख्यकवाद शब्द का मायने भी आप समझ लीजिए पहले कि बहुसंख्यकवाद होता क्या है। यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है देश में तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। तो श्रीलंका में इस तरह की जो विचारधारा थी उसका सत्ता की साझेदारी से क्या लेना देना है और उसका क्या परिणाम निकला, ये आप इस टॉपिक में समझेंगे। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो श्रीलंका जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1948 में आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ और सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा और बहुसंख्यक परस्ती के तहत उन्होंने कई कदम उठाए, कई कानून भी बनाए। तो सिंहली समुदाय के नेता चूँकि बहुसंख्यक थे तो स्वाभाविक है कि सरकार भी उन्हीं की बनेगी देश में, और बहुसंख्यक परस्ती के तहत जो उन्होंने कई कानून बनाए वो कानून कौन कौन से थे और उसके क्या परिणाम निकले, ये आप ध्यान से समझिए। तो 1956 में एक कानून बनाया गया श्रीलंका में जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी अपनाई गई। नए संविधान में यह प्राविधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। तो एक एक करके जो इस तरह के कानून बने, जो वहाँ के सरकार के फैसले हुए, उससे श्रीलंका में रहने वाले तमिल नाराज़ हो गए और वो श्रीलंका में रहकर भी बेगानापन, परायापन का अनुभव करने लगे। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर संवेदनशील नहीं है और उन्हें लगता था कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह जब एक समुदाय में भावना पैदा होगी तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनानी शुरू कर दी। तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी जिस क्षेत्र में वो रहते थे वहाँ वो आज़ादी चाहते थे तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष शुरू कर दिए। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार श्रीलंका की सरकार ने नकार दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास बढ़ने लगा और यह अविश्वास बड़े टकराव का रूप ले लिया जिसकी परिणति गृह युद्ध के रूप में हुई। अब गृह युद्ध क्या होता है थोड़ा आप यहाँ पर देखते चलिए कि जब किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध जैसा लगने लगे तो उसे हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। तो वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गया। तो गृह युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा? बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में श्रीलंका में मारे गए। बहुत सारे लोग
अपने मुल्क से भागकर दूसरे देशों में जाकर बसे शरणार्थी के रूप में। कई हज़ार लोगों के जो रोजी रोजगार थे वो चौपट हो गए। और इस तरह से देखेंगे कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ उससे श्रीलंका में लोकतंत्र है, अधिकारों को लेकर के लड़ाई हुई थी, तो लोकतंत्र है कि नहीं है, इसको हम लोग वास्तविक लोकतंत्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये आप कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आप अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक में पहले ही चैप्टर में पढ़े होंगे कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानी पैदा हुई है। हालांकि यह गृह युद्ध 2009 में समाप्त हो गया, लेकिन आपको यहाँ यह समझना है कि सत्ता में साझेदारी यदि नहीं होगी देश के लोगों की, सभी समूहों की, तो उस देश में इस तरह के टकराव होंगे, देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद था, लेकिन बेल्जियम की समझदारी क्या थी, इस टॉपिक को अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बेल्जियम ने कौन सी ऐसी समझदारी का काम किया, कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके कारण बेल्जियम में किसी तरह का टकराव नहीं हुआ, गृह युद्ध नहीं हुआ। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।